हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। मैंने 5 टॉपिक्स यहाँ पर कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद अभी तक जो आपके पेपर हो चुके हैं और अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, तो इसी तरह से बाकी भी यूनिट की हम बात करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, जो कि बहुत सरल लगता है, बहुत इजी लगता है और है भी, लेकिन अब क्या है, एनटीए के द्वारा कुछ नए टर्म्स, नई टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ नए टर्म्स डाल के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में ही कुछ नए भी टॉपिक्स जो है यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं। नए क्या हैं आपके सिलेबस के ही, लेकिन उनको ब्लेंड करके पूछा जा रहा है, ठीक है। खाली टीचिंग एप्टीट्यूड ना होकर उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर वाला सेशन, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए कि इन टॉपिक्स पे मैम वीडियो बनाइए, तो मैंने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कंसिडर किए हैं। तो आप लोग देखिए और वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। अगर हम बात करें तो अब टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, सिंपल चीज़ें तो पूछी ही जाती थी, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा लेवल को और टफ बना दिया है, ठीक है। अपग्रेड हो रहा है दिन पर दिन। क्या हो रहा है, जब पहले एग्ज़ाम होता था एनटीए का, मतलब जो यूजीसी नेट कराती थी, तो उस समय इतना हार्ड लेवल नहीं था, लेकिन अब क्या है, दिन पर दिन इसका लेवल अपग्रेड हो रहा है। तो इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या है, जैसे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो क्या है, इवेल्युएशन, जैसे आपका इवेल्युएशन आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, आईसीटी का प्रयोग कैसे हम करेंगे, ये चीज़ें कंसीडर करके एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में। लर्निंग थ्योरी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। टीचिंग में लर्निंग थ्योरीज किस तरह से जो है प्रभावी होती है, तो वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब टीचर एंड लर्नर सेंट्रिक जो भी आपके टीचिंग मेथड्स हैं, उनको एप्लीकेशन फॉर्म में किस तरह से यूज़ करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीचर एंड लर्निंग सेंट्रिक। जो है लर्नर सेंट्रिक, इसमें आपको ही मतलब देखना है कि किस तरह से वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि टीचर की बात हो रही है या लर्नर की बात हो रही है, ठीक है। टीचिंग मॉडल्स, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको खाली कैरेक्टरिस्टिक समझनी है हर मॉडल की, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए। तो मैंने अभी तक टीचिंग मॉडल पे नहीं बनाया है, तो उसको बना दूंगी, ठीक है। एक वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन उसमें सारे मॉडल्स नहीं हैं, तो जो अब पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगी। आप लोग जैसा कहिए कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो अब ट्रेंडिंग टॉपिक है उसमें क्या है, टीचिंग भी है, यूज़ ऑफ आईसीटी है, प्लस कम्युनिकेशन भी है। अब आप कम्युनिकेशन को अलग नहीं कर सकते हैं, और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब टीचिंग की प्रोसेस होती है, क्लासरूम प्रोसेस हो या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, इंटरैक्टिव प्रोसेस हो, तो वहाँ कम्युनिकेशन तो होगा ही। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक मिले जुले क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नए टर्म्स को, जैसे कि पोर्टफोलियो, एक नया टर्म्स है, मतलब आप लोग बच्चों ने ही कमेंट किया कि इस पे बताइए, ठीक है। पोर्टफोलियो होगा एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मेटाकॉग्निशन, टायलर मॉडल है, जेडपीडी, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, कुछ नए टर्म्स हैं, इनको ही आज हम इस वीडियो में यहाँ पर कंसीडर करते हैं और इनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, और बाकी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम अब देख रहे हैं आप ना कि किस तरह से चेंज होता जा रहा है। तो मैंने जो भी PYQs करवा दिए हैं, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले कवर करवा रखी हैं, लेकिन अब वीडियो ही नहीं देखा होगा आप लोगों ने, तो अब ये आपकी गलती है। लेकिन मैंने अधिकतर चीज़ें करवा दी हैं, क्योंकि ये पेपर मैं पहले से देख रही हूँ, तो उसमें क्या 2019 के बाद से क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। हर दिन हर सेशन में जो है एनटीए के द्वारा क्वेश्चन फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ करवा दिए। हर एक टर्म्स को बहुत एक्सप्लेन करके बताया है मैंने, तो आप लोग पुरानी वीडियोज़ भी देख लीजिए, ठीक है। और क्योंकि अभी समय कम है, तो मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड अभी चीज़ें पढ़ा रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप वहाँ पर देख लेंगे, और आप एक बार देख लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए हम लोग देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से ये पूछे जा रहे हैं और क्या चीज़ इनमें आती है। तो देखिए, आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर शेयर्ड वीविंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट विद इन रियल टाइम इन्वायरमेंट। यहाँ पे कह रहा है रियल टाइम इन्वायरमेंट में दृश्य और अन्य वस्तु के
मतलब कंटेंट की बात कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है टूल्स को, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे दृश्य सामग्री, ठीक है, व्यू कंटेंट के ऊपर जो है विजुअल और मतलब जो वीविंग है, वीविंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट, इसके बारे में बात कर रहा है कि दृश्य सामग्री के उपयोग को बता रहा है। तो यहाँ पर ये है आपका देखिए वर्चुअल वाइट बोर्ड ये है, ठीक है, होता है स्लाइड शोइंग, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ और दे रखा है, रियल टाइम एनवायरनमेंट की बात कह रहा है ना, और यहाँ पर पोलिंग और क्विजिंग। अब इनके द्वारा हम इसको रियल टाइम एनवायरनमेंट में इनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स हम ये जो है कर सकते हैं यूज़। लेकिन जो आपका अवतार ये नहीं होता है। अवतार क्या है? ये कंप्यूटर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो देखिए आपका जो ई ऑप्शन है, एलिमिनेशन करते हैं तो जिसमें भी ई है इसको आप काट दीजिए, तो यहाँ पर ये भी कटेगा, ये वाला भी हो गया, बी सी डी ये हट जाएंगे, आपका सही ऑप्शन बचा ए बी और सी डी, ठीक है। अवतार क्या होता है? अवतार ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है यूज़, और जब जैसे कि गेम और चैटिंग जब आप करते हैं तो ये यूज़र को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बहुत सारे मल्टीप्लेयर गेम होते हैं ऑनलाइन, दो से अधिक जो यूज़र्स यहाँ पर प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, मल्टीप्लेयर गेम होता है। तो जब वो खेल रहे होते हैं तो यहाँ पर ये अवतार के ही द्वारा ये यूज़र को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप खुद तो जाते नहीं हो, तो वो अवतार ही उसकी जो है प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर से संबंधित हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए दूसरा है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स फॉर क्यूरिकुलम एवेल्युएशन कंसिडर 3 प्राइमरी सोर्सेज। कौन कौन से हैं सोर्सेज ऑफ क्यूरिकुलम? नेम, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट, है ना। 3 जो है क्यूरिकुलम में सोर्सेज की बात कह रहा है, तो कौन कौन से? स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट। और मैटर रिफ्लेक्टिंग द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये कह रहा है कि विद्यार्थी समाज और विषय वस्तु जो शिक्षा के दर्शन और अधिगम के मनोविज्ञान को प्रतिबिंबित करते हैं, ऐसा कौन सा मॉडल है। तो इसमें ये जो है, इसीलिए मैंने कहा आपको मॉडल के हर बार क्वेश्चन मिलेंगे। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड की है, तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वहाँ पर भी मैंने जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे, न्यू पैटर्न्स पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी उसमें दिए हैं, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में तो सारा कुछ नहीं लिया जा सकता है ना, तो इसलिए 20-25 मिनट या ज़्यादा मैक्सिमम आधा घंटे की, तो इसमें हम कितना चीज़ ले सकते हैं। तो लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो भी पॉइंट मैं बताऊँ वो पूरे आपको क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस मॉडल का नाम होता है टाइलर्स मॉडल, ठीक है। इस टाइलर्स मॉडल में क्या होता है कि 3 प्राइमरी सोर्स हो गए, स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट। तो ये क्यूरिकुलम इवेल्युएशन मॉडल होता है, और ये टाइलर का मॉडल ये दर्शाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर ये क्या होता है। इन्होंने ये बताया कि पाठ्यचर्या योजना को विकसित करने में 4 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। कौन कौन से? उद्देश्य होनी चाहिए, सामग्री, शिक्षण विधि और मूल्यांकन, ठीक है। हर एक मॉडल की अपनी विशेषता होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मॉडल हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर, आसुबेल, इस तरह से काफ़ी मॉडल्स जो है पूछे भी जा चुके हैं, जूरिस्प्रूडेंशियल। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करवा दिए हैं, तो आप लोगों ने ना देखा हो तो कम से कम उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ही कुछ ऐसे नए फैक्ट्स मैंने बता रखे हैं कि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये भी अदर मॉडल्स होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक बताने से आपको याद नहीं रहेगा। जब मैं सीक्वेंस से ऐसे बता दूंगी तो वो आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट है देखिए, आइडेंटिफाई द अप्रोच टू असेसमेंट दैट रिक्वायर परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कह रहा है असेसमेंट की बात कह रहा है। देखिए इवेल्युएशन में मैंने आपको बताया ना कि नए नए टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, अब उसका भी कैसे यूज़ करना है। तो क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है ना, क्या आईसीटी भी पूछ रहा है, उसी में इवेल्युएशन भी पूछ रहा है, टेस्ट भी पूछ रहा है, और कौन कौन सी जो है टेक्निक यूज़ होगी, आईसीटी की कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें क्या है एक ही क्वेश्चन में समाहित किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये अप्रोच टू असेसमेंट की बात कह रहा है। अप्रोच क्या होता है? जो चीज़ हमको पहुंचाने के लिए एक माध्यम होता है ना। तो असेसमेंट क्या है? इवेल्यूशन का ही एक तरीका है। यहाँ पर छात्रों की लर्निंग एबिलिटी को चेक करने के लिए इवेल्यूशन के 2 टाइप्स बताए जाते हैं। तो इसमें एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है अल्टरनेटिव। तो जब हम हाई रैंकिंग इवेल्यूशन की बात करें, हाई लेवल की, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल तो क्या हो जाता है कि पुराने मेथड से है ना जो यूज़ करते थे, लेकिन अभी जब हम
हाई लेवल की बात करते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्ट, पोर्टफोलियोज़ और परफॉर्मेंस टेस्ट मतलब जैसे कि पोर्टफोलियोज़, एग्जीबिशन, ये 2 अल्टरनेट क्या है असेसमेंट मेथड के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में, है ना, संदर्भ में, संदर्भ की बात कह रहा है कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो मेथड्स यूज़ किया जाएगा उसमें देखिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए प्राइमिंग क्या है, बच्चों को आगे की लर्निंग स्ट्रेटजी के लिए तैयार करने की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। प्राइमिंग बोलते हैं प्रथम प्रस्ताव, ठीक है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ये बच्चों को अगर हम लर्निंग स्ट्रेटजी सिखाते हैं तो आगे कौन कौन सी स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन से स्टेप जो है बताए जाएंगे, ये होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो के बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर छात्रों को व्यवस्थित करने और उनके काम पर नज़र रखने के लिए मदद करने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ठीक है। कि बच्चे ने क्या सीखा और उसका जो है प्रोग्रेस क्या है, उसने क्या अचीव किया है, उसकी गतिविधि क्या है, एक्टिविटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है पोर्टफोलियो के माध्यम से यहाँ पर नज़र रखी जाती हैं। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। थिंक पेयर शेयर क्या होता है, थिंक पेयर शेयर इट इज़ ए कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सरसाइज। कहाँ पे होगी, क्लासरूम में होगी, ठीक है। तो ये थिंक पेयर शेयर हो गया। उसके बाद टोकन रीएनफोर्समेंट, देखिए यहाँ पर ये टोकन रीएनफोर्समेंट। और एग्जीबिशन क्या है, एग्जीबिशन भी पता है आपको, प्रदर्शनी, जैसे कि जहाँ पर दिखाते हैं, जहाँ पे प्रदर्शन होता है, तो वो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम टीचर लर्नर की बात कर रहे हैं तो यहाँ लर्निंग के लिए बात कर रहे हैं, अपने स्वयं के कार्यों को और जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनका प्रदर्शन करना। प्रदर्शनी में मतलब चीज़ों को दिखाते हैं, एग्जीबिशन हो गया। टोकन रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो कि मतलब पुनर्बलन, है ना, किसी को काम करने के लिए बढ़ाना, पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। तो जैसे काम को आगे करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है ना, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को, उपयोग को, स्वीकृति को बढ़ाता है। मतलब जो भी आपके पॉजिटिव वे में जो भी बिहेवियर आपका इंक्रीमेंट होगा उसमें लर्निंग प्रोसेस आपकी आगे बढ़ेगी। तो यही होता है टोकन रीइंफोर्समेंट। इसी के द्वारा जब आप क्या है मोटिवेट हो जाते हो तो आप कठिन से कठिन कामों को भी सीख लेते हो, यही हो जाता है रीइंफोर्समेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की, तो मैंने सारे टर्म्स आपको बताए कि क्या है। अब की तो इस तरह से पूछा, लेकिन मान लीजिए अगली बार कुछ और पूछ ले तो पता तो रहे ना आपको। अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से टर्म्स होंगे, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका आता है प्रदर्शनी और पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। ये दो जो है, दो चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्रदर्शनी, और यहाँ पे किस में आ जाएगा, ये आपका पोर्टफोलियो बी और ये डी, जिसमें भी हाँ इसमें है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो हो गया और एग्जीबिशन, ये दो चीज़ें आपकी किस में होती हैं यहाँ पर। आइडेंटिफाई द अप्रोच द असेसमेंट रिक्वायर परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब कॉन्टेक्स्ट की बात इसलिए क्योंकि कह रहा है क्योंकि पोर्टफोलियो हर एक फील्ड के लिए अलग अलग बनता है, जैसे जिस फील्ड के हिसाब से वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो और एग्जीबिशन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग ए टीचर एडेड द रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल में वर्ड डॉक, पीपीटीज, ई कंटेंट, ये सब है। ऑन ई प्लेटफॉर्म विच ऑप्शन द स्टूडेंट वुड चूज़। शिक्षण के ऑनलाइन मोड में यदि शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में ये सब चीज़ें बनाता है, इनको शामिल करता है, तो विद्यार्थी किस विकल्प का चयन करेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये बात कह रहा है, इसने दे दिया है कि ऑनलाइन मोड की बात कह रहा है, ई प्लेटफॉर्म पे बात कह रहा है। देखिए एक एक वर्ड्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर ई प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करेगा। रीडिंग मटेरियल को उसने वर्ड डॉक पे कर लिया, पीपीटीज है ना बना लिया, ई कंटेंट बना लिया, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे, तो ये हो जाता है आपका। देखिए माइंड मैपिंग टूल्स तो है नहीं है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, वो आपका अलग सिस्टम होता है। और असेसमेंट टूल्स ये तो आपके मूल्यांकन के लिए होता है, जो हमने आगे पढ़े है ना, कि असेसमेंट कौन कौन से किस तरह से होगा, कौन कौन से अप्रोचेस हैं, तो वो वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक मजबूत शिक्षण मंच जो कि संस्थानों को कक्षा की गतिविधियों को डिटेल, मतलब जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनके डिटेल को रिकॉर्ड करता है और इसको बनाए रखता है, और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर शिक्षा का जो मैनेजमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो एलएमएस के साथ क्या होता है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है,
अधिगम प्रबंधन प्रणाली जिसको बोलते हैं, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके साथ क्या है, टीचर और प्यूपिल मतलब जो छात्र और शिक्षक, इसकी एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसको एक फिगर के माध्यम से देखिए। यहाँ पर क्या क्या होता है, ट्रैक रिपोर्टिंग होगी, मतलब रिपोर्टिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, ठीक है, ट्रैक रिपोर्टिंग होती है, मेंटेन रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन और MIS रिपोर्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो ये सारे काम इसके अंतर्गत होते हैं, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पर रिपोर्टिंग होगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, शैक्षिक पाठ्यक्रम का जो है वितरण होता है, क्लासरूम एक्टिविटी के रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आप कुछ चीज़ें आप ये जान लीजिए कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो ये फिगर आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के चरणों को प्रारंभिक से अंतिम चरण के क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए, जो अब इस बार का जो अभी क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी पोर्टफोलियो पूछा गया है। ये आपका 2021 में भी पूछा गया था। तो अभी क्वेश्चन किस फॉर्म में आया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बच्चों ने कमेंट करके बताया कि पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया था, तो आप उसको बताइए। तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो से पहले भी आ चुका है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है PYQs को ज़रूर सॉल्व करें। और PYQs में भी जो जितने ऑप्शन है ना आपके, मतलब जो अदर ऑप्शन दिए होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है ना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन देखिए पहले आ चुका है, फिर से आया, इसी में आया है ना, पोर्टफोलियो से ही पूछा गया, तो ये आपको अगर पहले किया होता तो अभी भी पता होता। तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है। एक शिक्षा शास्त्री थे पाल्सन एंड मेयर, इन्होंने पोर्टफोलियो को कैसे बताया। देखिए डेफिनेशन के माध्यम से हम समझते हैं ना, तो कम लाइनों में बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इन्होंने बताया कि पोर्टफोलियो विद्यार्थी के, हम क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होता है टीचर और लर्नर के बीच में बात करते हैं, तो विद्यार्थी को मतलब लर्नर सेंटर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो विद्यार्थी के महत्वपूर्ण चुनिंदा कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, जो एक या एक से अधिक क्षेत्रों में, याद रखिए एक या एक से अधिक क्षेत्रों की बात कह रहा है, विद्यार्थी के प्रयासों, उसकी प्रगति और उसके अचीवमेंट का विवरण प्रदान करता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या हुआ। और ई पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो जैसा कि ये जो हमने रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। अब इसी तरह से ई पोर्टफोलियो होता है, तो ई पोर्टफोलियो में क्या है, हम डिजिटलाइज बनाते हैं, डिजिटल फॉर्म में बनाते हैं, डिजिटली रूप से यहाँ पे संरक्षित प्रमाण पत्र होते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि यहाँ पर एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के एफर्ट्स क्या हैं, उसकी प्रोग्रेस क्या है और उसने कितना अचीव किया है, अचीवमेंट, उसका अचीवमेंट प्रोसेस क्या है, उसने कैसे कितना लर्न किया है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है। तो ई पोर्टफोलियो में डिजिटली फॉर्म में हो जाएगा। तो ई पोर्टफोलियो को ही कभी कभी ई पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रोड पोर्टफोलियो या ई फोलियो, डिजिटल पोर्टफोलियो, वेब फोलियो, ये सब क्या है डिफरेंट नेम होते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि टीचिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर होता है इसके द्वारा इस सेट को तैयार किया जाएगा, मतलब जो भी रिकॉर्ड बनाया जा रहा है तो यहाँ पर फैकल्टी के द्वारा बनाया जाता है। अब क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, तब हम पहले स्टेप्स बता लें, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए पहले उद्देश्य तय करेंगे, है ना, किसी भी चीज़ के लिए पहले उद्देश्य, क्योंकि फील्ड तो आपने देख ली कि मतलब कौन कौन से किस फील्ड में हमको बनाना है, अलग क्षेत्र में, तो यहाँ टीचिंग की बात हो रही है, शिक्षण क्षेत्र का, है ना, ये कह रहा है अपने शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के स्टेप्स को प्रारंभिक से अंतिम चरण के क्रम में, है ना। शुरू में आप क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होगा, तो पोर्टफोलियो के लिए उद्देश्य को तैयार करें, पहला हो गया। दूसरा होता है स्किल को आइडेंटिफाई करें और स्वभाव को पहचानें, मतलब अब हमने जब उद्देश्य बनाया कि इस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, हमारा ये एम होना चाहिए, तो उसके बाद अब उस फील्ड के लिए क्या क्या कौशल होने चाहिए, क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर उसका स्वभाव कैसा है, खुद उसका भी स्वभाव कैसा है लर्नर का, ये हम पहचानते हैं। ठीक है, तो स्किल को आइडेंटिफाई करें और स्वभाव को पहचानें, दूसरा हो गया। तीसरा होता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए जिम्मेदार फैकल्टी मेंबर। अब कोई भी तो बना नहीं लेगा, इतना एनालिसिस करके, और इतना उसके पास योग्यता होनी चाहिए खुद के पास भी। तो एक फैकल्टी मेंबर ऐसा होगा, जिस भी क्षेत्र की बात हम कह रहे हैं, तो यहाँ टीचिंग की बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब फैकल्टी मेंबर होते हैं, उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। कौन से प्रोडक्ट रखें, सैंपल कौन कौन से रखे जाएँ, तो सैंपल की यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, सैंपल पता है ना, कि हम बड़े ग्रुप से छोटी सी कुछ चीज़ें जैसे कि
चावल जब पकना होता है तो हम कैसे निकाल के देखते हैं कि हाँ बड़े से भगोने में थोड़ा सा 1 चम्मच में निकाल के देख लेते हैं, वही चीज़ सैंपल होती है। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रोडक्ट किस तरह से रखेंगे, ये सारी चीज़ें चौथे नंबर पे आती हैं। 5वां होता है पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना। ठीक है, तो छात्रों का जो प्रदर्शन का स्तर है उसके आधार पर ये लास्ट स्टेप, किस तरह से उसने प्रदर्शन किया, किस तरह से उसका लर्निंग जो है स्टेप बाय स्टेप उसका कैसा अपग्रेडिंग हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, किस तरह से, ये सारा चीज़ क्या होता है पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना, ये लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो अच्छा अब हम बात करें तो पोर्टफोलियो बनाने का क्या फ़ायदा होता है, लाभ क्या होंगे, क्योंकि रखने में आसान होगा, है ना, ईजिली अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर मतलब मेन चीज़ क्या है, ई पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो यहाँ पर पेपर वर्क को कम करना, मतलब डिजिटली बना लिया तो वहाँ पर आपको फाइल नहीं मेंटेन करना है, ले नहीं जाना, साथ में ले जाने की झंझट, कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं उसको, है ना, ट्रांसफरेबल होता है, मेंटेनेंस आसान होता है, इजीली देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके क्या हैं, फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। अब अगर इस आधार पर हम बात करें तो आप लोग इस आंसर को कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आप उद्देश्य बनाएंगे, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला इसमें देखिए क्या है, पोर्टफोलियो का उद्देश्य बनाना ना, तो ये आपका हो रहा है बी, सबसे पहले आएगा ये बी। अब बी किस में है, तो इसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये जो है, तो हमने ऐसे इसको बाकी सब को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन आंसर हमेशा एलिमिनेशन लेवल से करिएगा, एलिमिनेशन जो टेक्निक है उससे करिएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेप्स हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए हेल्पफुल होगी इस तरह की वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है, लाइक में तो आपका कुछ भी नहीं जाता है, कम से कम मेरी मेहनत को तो सपोर्ट करिए, है ना। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। What is the name of the approach which refers to teacher statement that encourage student to elaborate on an answer either their own or another student? मतलब उस उपागम की बात कह रहा है जो शिक्षक के उन कथनों से संबंध रखता है जो विद्यार्थी के उत्तर को विस्तृत रूप से समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह उनका अपना उत्तर हो या दूसरे विद्यार्थी का। तो यहाँ पे कह रहा है उस अप्रोच का नाम, तो आप देख रहे हैं ना अप्रोचेस से क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं, और वो भी क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में, है ना। शिक्षक के उन कथन से संबंध रखता है जो विद्यार्थी के उत्तर को विस्तृत रूप से, मतलब जो कि टीचर जानना चाह रहा है उससे वो स्टूडेंट से पूछना चाह रहा है, मतलब उनसे कहलवाना चाह रहा है कि वो बताएं उस चीज़ को कि उनको क्या पता है, तो समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है ना, प्रोत्साहित करता है, मतलब उनको जो है उनका प्रोत्साहन बढ़ाता है, मोटिवेशन बढ़ाता है कि आप उसको बताओ, आप जितना भी जानते हो बढ़ाओ। तो इस तरह से ये कौन सी अप्रोच होती है, तो ये देखिए आपका ये पूछा भी गया था आपका जून 2021-20 में पूछा है। तो यहाँ पर ये जो अप्रोच होता है ये होता है आपका प्रोबिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाकी नहीं होगा कोई, क्योंकि स्ट्रक्चर भी नहीं यहाँ पे मैच कर रहा है, ना टास्क ओरिएंटेशन ना रिमीडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबिंग होती है, जांच पड़ताल, या प्रोबिंग एक अप्रोच है प्रश्न पूछने की। इस अप्रोच की सहायता से लर्नर ने कितना सीखा है या उसको कितना ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज कितना है, ठीक है, तो इस तरह से इसकी जांच की जा सकती है टीचर के द्वारा, शिक्षक द्वारा। अब इससे क्या होगा कि एक उसको निश्चित डायरेक्शन मिल जाती है, सोचने की क्षमता मतलब विकसित होती है कि टीचर को अब ये पता लग जाता है कि मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको पता कितना है ना, तो उसको पता लग जाता है, और इसी तरह से फिर वो इस प्रोबिंग अप्रोच के द्वारा आगे के प्रोसेस को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोचेस होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जिनको कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप क्या है और हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो हायर लेवल पे फिर आपको कैसे और अपनी क्लास को एंगेज करना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे कह रहा है विषय वस्तु में पारंगतता। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है और तथ्यों, नियमों और कार्य श्रृंखलाओं के अधिक अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है। इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी की बात कह रहा है। इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, लर्निंग, कंडीशनिंग, ठीक है, इस तरह से जो कुछ टर्म्स हैं टीचिंग में ही, इनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी एक दो टर्म्स हैं मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहे, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है। एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे जो मतलब की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी होगी।
टीम बना रखी है, मतलब करीब 45 मिनट या 1 घंटे की होगी, लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने सारे लिए हैं और आप उसको देख लेंगे तो आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लीजिए, तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है, तो यहाँ पे कह रहा है मास्टरी लर्निंग के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला की व्याख्या पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अनुदेश श्रृंखला मतलब मास्टरी लर्निंग मास्टरी की बात कह रहा है। पारंगतता मतलब किसी में मास्टरी हासिल करना, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ देखिए, वहीं पे मैंने कहा ना ये चारों टर्म्स एक साथ मतलब यूज़ होते हैं, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग क्या होती है, इस तरह से 4-5 टर्म्स हैं और इनसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अब उन टर्म्स का आप मतलब समझ लीजिए कि क्या कहाँ कैसे यूज़ होता है, वो मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, तो आप एक बार देख लीजिए उनको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा पहले होता है, तो यहाँ देखिए, क्योंकि कह रहा है विषय वस्तु में पारंगतता तथ्यों, नियमों, कार्य श्रृंखलाओं के अधिक अधिगम की प्राप्ति के लिए, अधिक अधिगम के लिए बात कह रहा है, मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है उसको हमको वहाँ पे मतलब आउटकम हमको ज़्यादा मिले, तो प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, क्लासरूम में होगा, है ना। इंस्ट्रक्शन हमेशा क्लासरूम में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला जो आपका स्टेप होगा वहाँ पर है मॉनिटर एंड डायग्नोस प्रोग्रेस। जब हम प्रगति की निगरानी और निदान देखेंगे तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमने पहले मॉनिटर कर लिया तो ये पहला हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा हो जाता है कि टीच रिटीच तो नहीं होगा, प्रेजेंट न्यू कंटेंट है। अब यहाँ पर दूसरा हम न्यू कंटेंट यहाँ पर देंगे। उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपका होता है प्रोवाइड फीडबैक, है ना। अब फिर यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कराई, यहाँ पर प्रैक्टिस कराई, उसके बाद फीडबैक फिर से हमने लिया, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टीच रीटीच, तो ये होगा हमको लास्ट जो है मतलब मास्टरी लर्निंग के लिए, जो लर्निंग में मास्टरी हमको चाहिए उसके लिए ये चेन हमको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन किस में है, तो ए ऑप्शन आपका किस में है, जो इसमें नहीं है, इसको पहला ऑप्शन नहीं है तो ये भी काट दीजिए, ये भी। अब आपका बचा सी ऑप्शन, है ना, तो ये सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, उसमें जो चीज़ें कह रहा है, हिंदी तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ होती है, हिंदी आपको नहीं समझना है, इंग्लिश के टर्म्स को पकड़िए, ठीक है। वहाँ से की वर्ड्स को निकालिए और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आंसर में बहुत उलझना नहीं है, इतने बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको एलिमिनेशन टेक्निक से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें से आंसर छांटिए और उसके बाद यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिस्ट है और देखिए यहाँ पर लर्निंग स्ट्रेटजी, लर्निंग से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। लर्निंग की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाती जाऊँगी, आप लोग क्वेश्चन देखिए, आपको नई नई टेक्नोलॉजी, नए टर्म्स पता लगेंगे, ठीक है। लर्निंग स्ट्रेटजी की बात कहता है और यहाँ पर इधर एक्शन टेकन, कौन कौन से यहाँ पर कार्य होंगे इस लर्निंग स्ट्रेटजी में, तो इनको मैच करना है। अब देखिए प्लानिंग एंड फोकसिंग अटेंशन। अब क्या करते हैं, जब आप प्लानिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तभी तो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। अब आपने नेट की तैयारी की कि 50 दिन में हम तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए अपना एक समय निर्धारित किया, इतने समय मुझे सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है ना। तो इस तरह से प्लानिंग एंड फोकसिंग अटेंशन। तो यहाँ पर पहला जो होगा आपका सेटिंग गोल एंड इससे, ठीक है, टाइम टेबल से, ये इससे यहाँ पर संबंधित हुआ। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड रिमेंबरिंग। अब आप जब ये रिमेंबर याद करते हैं हम कोई चीज़, तो हम क्या कहते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे बना लेते हैं, कुछ निमोनिक्स बना लेते हैं। तो इस तरह से इसको हमने इससे मैच किया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया यूजिंग निमोनिक्स एंड इमेजरी, ठीक है, ये इससे हो गया। कॉम्प्रिहेंशन, बोध की बात जब होती है तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव मॉनिटरिंग क्या होती है, यहाँ पर सेल्फ टेस्ट होता है, सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है, सेल्फ टेस्टिंग होती है। कॉग्निटिव से मतलब क्या होता है, संज्ञान, है ना। तो मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटरिंग कैसे, कि आपने अभी तक जो सीखा है खुद को हम मॉनिटर कैसे करेंगे, अपने आप सेल्फ टेस्ट लेके सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी, कोई किताब में नहीं है, कहीं नहीं है। ये आपने जितना पढ़ा है आप उसका बोध यहाँ पर किस तरह से करते हैं,
किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें इन क्वेश्चन के द्वारा आप फिर हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मेटाकॉग्निशन कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। मेटाकॉग्निशन क्या है? अब मेटाकॉग्निशन ये ऐसे प्रोसेस को रिफ़र करता है जबकि लर्नर मतलब प्लान बनाता है, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड लर्निंग बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, मतलब या ये कहें जैसे यहाँ पर देखिए कॉग्निशन होता है, लेकिन यहाँ पर मेटा कॉग्निशन की बात कह रहा है, तो यहाँ मेटा क्या हुआ? प्रीफिक्स की तरह है। ठीक है, मेटा मतलब अबाउट द थिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो मेटा कॉग्निशन इज डिफाइंड एज कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, मतलब यहाँ पर थिंकिंग अबाउट ओन्स थिंकिंग, मतलब जो भी संज्ञान है उसके अंदर और संज्ञान है ना। जैसे कि अभी आपने वहाँ पे पढ़ा ना कॉग्निशन मॉनिटरिंग। ठीक है, तो उसी तरह से मेटा कॉग्निशन मतलब जो ज्ञान है उसके अंदर भी और ज्ञान है ना। तो और ये सभी उनके जो छात्र होते हैं उनके अंदर इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये संज्ञान के अंदर संज्ञान है। तो यहाँ पर जब लर्नर जो होता है अपना एक प्लान बनाता है, मॉनिटरिंग करता है, इवेल्युएशन करता है और अपने लिए जो लर्निंग बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करता है, तो इसी तरह से ये मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे बताया ना, प्लानिंग होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन प्लानिंग है, डेवलपिंग तो नहीं होगा। उसके बाद मॉनिटरिंग होगा, एवेल्युएशन। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स आप याद रखिएगा कि मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत क्या आएगा, प्लानिंग आएगी, मॉनिटरिंग है, फिर एवेल्युएशन है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये ऑप्शन। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या है, अब ZPT की बात कह रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि Z, P और D ये किसकी थ्योरी में आता है, तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में आता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब लर्निंग की थ्योरीज आपने पढ़ी हैं या नहीं भी पढ़ी है तो आप बताइएगा, मैं इसका वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको रिलेटेड क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें, क्योंकि कम से कम टीचिंग के, कम्युनिकेशन, इस तरह से जो आपकी कम से कम 6-7 यूनिट जो भी हैं वो आपके वहाँ से सवाल ना गलत हो। ठीक है, उसमें आपकी टीचिंग, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, EVS, ठीक है, एनवायरमेंटल की और रिसर्च की, उसके बाद करेंट अफेयर, ठीक है, और आपका ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो, ये सवाल गलत नहीं होंगे और आपका नेट JRF 100% होगा। ठीक है, तो हम मतलब जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। और जो पहले की वीडियो है उनको भी देख लीजिए। ठीक है, वो अभी की हैं, कोई बहुत पुरानी नहीं है, अभी जो इसके पहले सेशन हुआ है उसी समय की है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करें तो ये जो थ्योरी है ZPD, ये वाइगोत्स्की की है। ये थ्योरी क्या कहती है, लर्निंग की थ्योरी है। यहाँ पर बालक जो बालक का मतलब लर्निंग थ्योरी है, तो जो मतलब लर्निंग का प्रोसेस वो कर रहा था, जो सीख रहा था चीज़ें, तो एक तो होता है कि वो अपने लेवल पे सीख रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मतलब यहाँ तक तो जो उसकी कैपेसिटी थी उतनी उसने कोशिश कर ली और उतना उसने सीखा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसा लेवल आ जाता है जबकि उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो किसी का सहयोग लेकर उस कार्य को करने की कोशिश करता है। तो एक जो पहला लेवल था जिसमें उसकी अपनी खुद की एबिलिटी थी, उसके बाद जो दूसरा लेवल जबकि उसने किसी का सपोर्ट लिया, वो कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, तो इन दो लेवल के बीच का जो अंतर होता है यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत यही होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से ये टर्म्स हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल रट लीजिए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। और इसकी चीज़ें और भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूंगी, तो वो थ्योरी का एक पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें सारे जो है क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इस तरह से एक अच्छी रणनीति से चलिए, आपका पेपर ज़रूर सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, 100% JRF होगा। ठीक है, और मोटिवेशन अपना बनाए रखिए, साथ में मेरा वीडियो भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ और नई स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।